हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश फॉर सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 19 अगस्त के द हिंदू एडिटोरियल को और समझेंगे एक अखबार को पढ़ने का तरीका, एक ग्रामर कॉन्सेप्ट के साथ, और उसके वर्ड मीनिंग्स को भी देखेंगे। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स तक पहुंचाइए ताकि उनकी समझ भी इंग्लिश को समझने में और एक अखबार को पढ़ने का जो तरीका है उसमें और बढ़े और अच्छा हो, सुदृढ़ हो। इसी आशा के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आई सी यू एट द एंड ऑफ द सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का टॉपिक है बियॉन्ड अमेरिका ऑन द अरब स्टेट्स देयर सिक्योरिटी नीड्स। बियॉन्ड अमेरिका का मतलब अमेरिका के से आगे या अमेरिका के वक्त के बाहर भी कह सकते हैं। अमेरिका के बाहर या उससे आगे। ऑन द अरब स्टेट्स, अरब देशों की सुरक्षा जरूरतों पर यह बात कही गई है। ऑन द अरब स्टेट्स देयर सिक्योरिटी नीड्स, अरब देश पर और उसके सुरक्षा जरूरतों पर। अरब स्टेट्स कैन नो लॉन्गर डिपेंड ऑन द यूएस फॉर सिक्योरिटी नीड्स। अरब देश अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए यूएस पर निर्भर नहीं रह सकते। सो दैट इज द मीनिंग। अरब स्टेट्स यहाँ पे सब्जेक्ट है। कैन इसका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। लॉन्ग यहाँ पे एडजेक्टिव है। नो एडवर्ब होगा। डिपेंड वर्ब है यहाँ पे। ऑन प्रपोजिशन है। डिपेंड के साथ अक्सर ऑन का यूज होता है प्रिपोजिशन में। किसके किसके ऊपर? द यूएस, यूएस के ऊपर। किस चीज के लिए? फॉर यहाँ पे पर्पस को बता रहे हैं। फॉर सिक्योरिटी नीड्स, सुरक्षा की जरूरतें जो है। नीड्स यहाँ पे वर्ब नहीं है, नीड्स यहाँ पे नाउन है, आप ये ध्यान रखेंगे। डोनाल्ड ट्रम्प threat to bomb Oman, a long-standing American ally in the Persian Gulf, reflects both his administration's depending frustration with the war against Iran and Washington's declining influence in the region. फारस की खाड़ी में अमेरिका के पुराने साथी ओमान पर बमबारी करने की डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, ईरान के खिलाफ युद्ध और इसके इलाके में वॉशिंगटन के घटते असर को लेकर उनके प्रशासन की बढ़ती निराशा दोनों दिखाता है। तो अब इसको समझते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प थ्रेट, डोनाल्ड ट्रम्प की धमकी। थ्रेट यहाँ पे नाउन है, एपोस्ट्रोफस है, ये रिलेशन बताएगा दोनों नाउन के बीच में। डोनाल्ड ट्रम्प की जो धमकी है, टू किस चीज को लेकर? टू बॉम्ब ओमान। बॉम्ब यहाँ पे वर्ब है। बॉम्ब का मतलब बमबारी करना। किस पे? ओमान पे। अ लॉन्ग स्टैंडिंग अमेरिकन अलाई इन द पर्शियन गल्फ। अब ये बहुत ही लंबे समय से जो अमेरिका का जो मित्रवत संधि है इन द पर्शियन गल्फ, किस में? पर्शियन गल्फ में। यहाँ पे ये कॉमा से ये क्लाउज को अलग किया गया है। रिफ्लेक्ट्स ये वर्ब है, ये इसका मेन वर्ब है जो किसके लिए आया है? डोनाल्ड ट्रम्प थ्रेट को टू बॉम्ब ओमान, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट और इसके लिए क्या है? रिफ्लेक्ट्स का यहाँ पे यूज किया गया है, वर्ब है। बोथ हिज एडमिनिस्ट्रेशंस डिपेंडिंग फ्रस्ट्रेशन with the war against Iran and Washington's declining influence in the region, ये दोनों को दिखाता है। बोथ के साथ एंड का ये कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। जहां वो बोथ का यूज होगा वहां एंड का भी यूज होगा। यहाँ आप देख सकते हैं बोथ और यहाँ पे एंड, ये दोनों का यूज हुआ है। हिज एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंडिंग फ्रस्ट्रेशन, उनके जो प्रशासन व्यवस्था पर जो आधारित फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन कहने का मतलब हताशा, कुंठा कह सकते हैं। विद द वॉर, किसके साथ? वॉर के साथ, युद्ध के साथ। अगेंस्ट यहाँ पे प्रपोजिशन है। के खिलाफ, किसके खिलाफ? ईरान एंड, ईरान के खिलाफ। और साथ ही साथ वॉशिंगटन डीसी डिक्लाइनिंग इन्फ्लुएंस, और वॉशिंगटन के उसकी जो घटती हुई प्रभाव है, असर है। डिक्लाइनिंग यहाँ पे घटते हुए एडजेक्टिव है, ये इन्फ्लुएंस नाउन है, इसके लिए आया है। घटती हुई जो प्रभाव है किसका? उनके क्षेत्र में, इन द रीजन, उसको ये दिखाता है। दोनों ही उन पर दबाव बना रहे हैं। इसके वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। थ्रेट नाउन है, धमकी, खतरा। मेनेस वार्निंग, प्रॉमिस, एश्योरेंस, वादा करना, सुनिश्चित करना। फ्रस्ट्रेशन नाउन है, हताशा, कुंठा, एग्रीवेशन, एनोयंस, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, संतुष्टि, शांति जिसको कह सकते हैं, संतोष। इन्फ्लुएंस नाउन है,
प्रभाव, असर, इम्पैक्ट, स्वे जिसको कहते हैं प्रभाव करना, प्रभावित करना भी हो सकता है यहाँ पे। इम्पैक्ट हालांकि ये प्रभाव है, नाउन है। वीकनेस, इनअफेक्टिवनेस, कमजोरी, और उसके प्रभावशीलता असर को दिखाता है, प्रभावशीलता या असर को। इनअफेक्टिवनेस है, दुष्प्रभाव को दिखाएगा, प्रभावहीनता। एक्सक्लेशन नाउन है, वृद्धि, बढ़ोतरी। इंटेंसिफिकेशन, एक्सपैशन, एक्सपेंशन, रिडक्शन। डिस्क्लेशन, कमी आना। डिस्क्लेशन का मतलब वृद्धि में कमी आना। रीओपनिंग, ये वर्ब है, पुनः खोलना, दोबारा शुरू करना। रिजम्पशन, रीस्टार्ट, क्लोजर, शटडाउन, पूरी तरीके से बंद कर देना। स्ट्रेट, ये नाउन है, संकरी जलधारा, पतला रास्ता जिसको कह सकते हैं। चैनल, पैसेज, लैंड बैरियर, भूमि या अवरोध जिसको कह सकते हैं। अटैक्ड, वर्ब है, ये पास्ट पार्टिसिपल का वर्ब है। हालांकि देखेंगे कि सेंटेंस में इसका किस तरीके से यूज किया जा रहा है। हमला किया, आक्रमण किया। असॉल्टेड, स्ट्रक, डिफेंड, डिफेंडेड, प्रोटेक्टेड, सुरक्षित किया, बचाया। दीज आर एंटोनिम्स। आगे देखते हैं। दिस इज द सेकेंड टाइम दैट द यूएस लीडर हैज थ्रेटेंड टू अटैक ओमान। तो ये दूसरी बार है। दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इज इसका वर्ब है। द सेकेंड टाइम, सेकेंड यहाँ पे डिटर्मिनर है सेकेंड, जिसको ऑर्डिनल कहते हैं। ये प्लेस को दिखाता है या सीरीज को दिखाता है या लिस्ट को दिखाता है। अक्सर इसके साथ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट, इसके पहले अक्सर द का यूज करते हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। टाइम यहाँ पे नाउन है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, जो किसके लिए है, सेकेंड टाइम के लिए। यूएस लीडर हैज थ्रेटेंड टू अटैक ओमान। यूएस लीडर, यहाँ पे बात की जा रही है, द का यूज किया गया क्योंकि यूएस लीडर की बात की जा रही है, इसको स्पेसिफाई किया जा रहा है। यहाँ पे पहले भी बात किया गया डोनाल्ड ट्रंप का, जो कि यूएस के लीडर हैं, प्रेसिडेंट है। हैज थ्रेटेन, हैज यहाँ पे आया है, ये हेल्पिंग वर्ब है। थ्रेटेन यहाँ पे मेन वर्ब है। किस चीज के लिए, धमकाया है। टू अटैक ओमान, ओमान पर आक्रमण करने के लिए। टू अटैक, टू प्लस V1 जो वर्ब है, इन्फिनेटिव जिसको कहते हैं। विच यहाँ फिर से एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि ओमान के लिए है। विच होस्टेड टॉक्स बिटवीन वॉशिंगटन एंड तेहरान बिफोर ही लॉन्च द वॉर ऑन February 28, जिसने ये होस्ट किया। बिटवीन ये प्रपोजिशन है, वॉशिंगटन एंड तेहरान, बिटवीन के साथ अक्सर एंड का यूज होता है। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच में उसने होस्ट किया, मेजबानी का काम किया, दोनों के बीच में मीटिंग रखवाई। बिफोर, किसके पहले, बिफोर यहाँ पे प्रपोजिशन नहीं है, यहाँ पे एक कंजंक्शन है, आप ध्यान रखिएगा। बिफोर यहाँ पे ये कंजंक्शन है, क्योंकि दो क्लाउजेस को जोड़ रहा है। पहला क्लाउज इसके पीछे, दूसरा क्लाउज यहाँ से ही से स्टार्ट हो रहा है, आप ध्यान रखेंगे। ही लॉन्च द वॉर ऑन February 28, किसके पहले, जब उसने, ही किसकी बात की जा रही है, ओमान की, जब उसने फरवरी में लॉन्च किया वॉर को शुरू किया, युद्ध को शुरू किया फरवरी 28 को। उसके पहले इन दोनों ने, इसने इन दोनों के बीच में मीटिंग करवाई है, वार्तालाप करवाई है। व्हेन मिस्टर ट्रंप, व्हेन से स्टार्ट हुआ है, कंजंक्शन है, दो क्लाउजेस यहाँ पे जुड़ेंगे। When Mr. Trump backed down from a threatened escalation after 13 days of bombing on Iran in July, जब ट्रंप पहले ही पीछे हट चुके हैं, हट गए थे। बैक डाउन का मतलब वापस आना, पीछे हटना। फ्रॉम अ थ्रेटेंड escalation, किससे की बढ़ोतरी, जो लगातार जो परेशानियां बढ़ रही हैं, बढ़ रही थी। आफ्टर 13 days ऑफ बॉम्बिंग ऑन ईरान इन जुलाई, जुलाई में ईरान पर लगातार 13 दिन बॉम्बिंग करने के बाद फिर भी ये क्या है, इनका असर उस पर नहीं पड़ रहा था, प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा था। इनके इस थ्रेटेन का ये जो बर्ताव था, इनका असर, प्रभाव नहीं दे पाया ईरान पर, तो इस कारण से उनको क्या है, पीछे हटना पड़े। ही सेड द यूएस एंड ईरान वर क्लोज टू अ डील ऑन रीओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज which was closed by Iran after it was attacked. He said, he किसके लिए आया है, ये दूसरा क्लाउज है, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए आया है। आप ये कह सकते हैं कि द यूएस लीडर के लिए आया है। said, उन्होंने ये कहा, द यूएस एंड ईरान वर क्लोज टू अ डील, यूएस और ईरान जो है वो डील के एकदम नजदीक थे, करने ही वाले थे वो डील। किसके ऊपर, ऑन यहाँ पे प्रपोजिशन है, टू अ डील यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है क्लोज का।
रीओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जल डमरू मध्य स्थल जिसको कहते हैं, यानी कि जो संकीर्ण रास्ता है उसको खोलने के एकदम नजदीक है, रीओपनिंग करने के। विच वॉज क्लोज बाय ईरान, जिसको क्लोज कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था ईरान के द्वारा। अब यहाँ पे वॉज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और क्लोज जिसका मेन वर्ब है, ये पैसिव वॉइस में है। ये विच यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो किसके लिए आया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए, जिसको बंद कर दिया गया था ईरान के द्वारा। आफ्टर के बाद, इट वॉज अटैक्ड, यहाँ पे कंजंक्शन है। अटैक्ट किए जाने के बाद ईरान ने क्या है, इस रास्ते को, हॉर्मुज के रास्ते को, संकीर्ण रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया था। आई होप इट इज क्लियर। चलते हैं अगले स्लाइड में। बट कंजंक्शन से स्टार्ट हुआ है, तो बट यहाँ पे विरोधाभास को दिखाएगा, एक तरफ सही पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। ईरान नेवर सेड दैट इट हैड एग्रीड टू डील विद यूएसए, लेकिन ईरान ने कभी ऐसा नहीं कहा। ये नेवर यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है। सेड इसका V2 है, मेन वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट को दिखा रहा है। लेकिन ईरान ने ऐसा कभी नहीं कहा कि दैट यहाँ पे कंजंक्शन है। इट हैड एग्रीड टू अ डील विद यूएस, विद यूएस। इट किसके लिए है, ईरान के लिए, कि ये कभी भी एग्री हुआ था अ डील विद यूएस, यूएस के साथ, ओवर द स्ट्रेट, एंड instead issued several demands including releasing frozen funds and issuing sanction relief as preconditions for any agreement। तो ये क्या कह रहा है, ओवर द स्ट्रेट सीधे तौर पर, एंड इंस्टेड और इसके बावजूद, सीधे तौर पर, साफ तौर पर और इसके बावजूद, इशूड सेवरल डिमांड, उसने क्या है, अलग अलग बहुत सारे डिमांड्स की मांग कर ली। सेवरल डिमांड, सेवरल यहाँ पे डिटर्मिनर है, डिमांड्स नाउन के रूप में, राइट। और सेवरल क्या है, एक काउंटेबल नाउन है, ये अक्सर अपने प्लूरल काउंटेबल नाउन को लेता है। इशूड इसका मेन वर्ब है, इंस्टेड यहाँ पे प्रपोजिशन के रूप में यूज हो रहा है। उसने क्या क्या है, उसके इसके अलावा बावजूद उसने क्या, सीधे तरीके से और भी बहुत सारे डिमांड सामने रख दिए यूएस के सामने। क्या, इंक्लूडिंग रिलीजिंग फ्रोजन फंड्स, इंक्लूडिंग इसमें जोड़ते हुए उसका जो फ्रोजन फंड्स है, यानी कि उसके पास जो कुछ फंड जमा पड़ा है उसको रिलीज करने के लिए, और इशूइंग सैंक्शन रिलीफ, पाबंदियां जो है, प्रतिबंधित जो है उसके लिए रिलीफ करना, पूरी तरीके से मुक्त कर देना, एज प्री कंडीशन फॉर एनी एग्रीमेंट। जैसा कि यहाँ पे एज, यहाँ पे क्या है, एज अ प्रपोजिशन के रूप में यूज किया जा रहा है। प्री कंडीशंस फॉर एनी एग्रीमेंट, पूर्व शर्तों के रूप में था, फॉर एनी एग्रीमेंट, किसी भी समझौते के लिए। इस लाइन को फिर से समझते हैं। लेकिन ईरान ने कभी नहीं कहा कि वह जल डमरू मध्य पर यूएस के साथ किसी डील के लिए राजी हो गया है, और इसके बजाय उसने किसी भी समझौते के लिए जरूरी शर्तों के तौर पर कई मांगे रखी, जिसमें से एक क्या है, जिसमें जो उसके पास जमा हुए फंड को रिलीज करने से जुड़ा हुआ है। प्रतिबंधों में राहत देने की शामिल है, रिलीफ कहने का मतलब राहत देना है, मुक्त करना है। उसकी मांगों में ये सारी शर्तें जुड़ी हुई थी। इसके वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। सैंक्शंस नाउन है, प्रतिबंध, पाबंदियां, रिस्ट्रिक्शंस, पेनल्टीज, अप्रूवल्स, परमिशंस, उसके अप्रूव कर देना, जारी कर देना, आदेश दे देना। प्री कंडीशंस नाउन है, पूर्व शर्तें, पूर्व आवश्यकताएं जिसको कह सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स, स्टिपुलेशंस। पोस्ट कंडीशन, आफ्टरमैथ, आफ्टरमैथ कहने का मतलब उसके बाद का जो परिणाम है, जिसको कॉन्सिक्वेंस भी कह सकते हैं। पोस्ट कंडीशंस, उसके बाद की जो स्थितियां हैं। प्री मतलब पहले और पोस्ट मतलब बाद की जो स्थितियां हैं। सेटलमेंट नाउन है, समझौता, निपटाना, रेजोल्यूशन, अग्रीमेंट, डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट, विवाद। कंसेशंस नाउन है, रियायतें, छूट, अलाउंस, ग्रांट्स, डिमांड्स एंड रिफ्यूजल्स, मांगे और उसको मना कर देना, रिफ्यूजल्स। दीज आर एंटोनिम्स। फ्रस्ट्रेशन वंस अगेन नाउन है, हताशा, कुंठा, व्यथा जिसको कह सकते हैं, एग्जैस्पेरेशन, एनोयंस, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, संतुष्टि, संतोष जिसको कह सकते हैं। ट्रैफिक नाउन है, आवागमन, यातायात, मूवमेंट, फ्लो, स्टेग्नेशन, ब्लॉकेज, अवरोध, बंद कर देना। सी बॉन्ड ये नाउन है, समुद्री मार्ग से होने वाले, हालांकि ये यहाँ पे एज एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है। मैरीटाइम, ओशियन बॉन्ड, लैंड बेस्ड, इनलैंड,
जमीनी जिसको कह सकते हैं जमीन पर आधारित, इनलैंड, दीज आर एंटोनिम्स। अब इसको समझते हैं आगे। एवर सिंस, एवर सिंस यहाँ पे एज एडवर्बियल यूज हो रहा है, इसका मतलब होता है तब से। ओमान अंडर यूएस इन्फ्लुएंस हैज बीन टॉकिंग टू ईरान सीकिंग अ सेटलमेंट, और तब से ओमान जो है अंडर यूएस इन्फ्लुएंस, यूएस के प्रभाव के अंदर है, हैज बीन टॉकिंग टू ईरान, यानी कि ओमान जो है इसका वर्ब है हैज बीन टॉकिंग टू ईरान सीकिंग अ सेटलमेंट। वो ओमान से बात कर रहा है, किस चीज को लेकर? सेटलमेंट को लेकर, वो सेटलमेंट चाह रहा है। सीकिंग का मतलब होता है चाहना पाना, एक उसका व्यवस्था समझौता हो जाए, निपटारा हो जाए। तो इसका ओमान यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। और ये अंडर यूएस इन्फ्लुएंस एक प्रोफेशनल फ्रेज है। हैज इसका हेल्पिंग वर्ब है, बीन भी हेल्पिंग वर्ब है, टॉकिंग इसका मेन वर्ब है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस है। टॉकिंग टू किससे? ईरान से। किस चीज के लिए? सीकिंग अ सेटलमेंट, एक समझौते के लिए। एज ईरान, जैसा कि ईरान, एज यहाँ पे जब प्रपोजिशन यूज हुआ है, विच सर्वाइव, विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि ईरान के लिए आए हैं। सर्वाइव 2 राउंड्स ऑफ यूएसए बॉम्बिंग्स, ईरान जो कि यूएस बॉम्बिंग को 2 बार झेल चुका है और सरवाइव कर चुका है। यूएस ने उसको 2 राउंड बॉम्बिंग किए हैं, उस पर बमबारी की है, फिर भी ईरान ने अपने अपने आप को बनाए रखा, अपने सर्वाइवल को बनाए रखा। रिफ्यूज टू ऑफर मेजर कॉन्सेशंस, उसने मना कर दिया। टू ऑफर, किस चीज के लिए? ऑफर करने के लिए। मेजर, मुख्य। कॉन्सेशन, रियायतें, छूट देने से मना कर दिया है। द यूएसएस फ्रस्ट्रेशन विथ ओमान हैज डीपेंड, अब यहाँ पे ये हो रहा है कि यूएस का जो फ्रस्ट्रेशन है, चिंता जो है, वो ओमान के साथ और डीपेंड हो गया है, गहरा गया है। हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, डीपेंड इसका मेन वर्ब है जो कि यूएस के लिए है। एपोस्ट्रोफे एस, यूएस का कनेक्शन फ्रस्ट्रेशन के साथ है। यूएस की जो चिंता है वो ओमान के साथ और गहरा गई है। अब यूएस को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। यहाँ पे बात की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की। मिस्टर ट्रंप हैज रिपीटेडली क्लेम्ड दैट, मिस्टर ट्रंप यहाँ पे सब्जेक्ट, हैज इसका हेल्पिंग हुआ, रिपीटेडली यहाँ पे एडवर्ब है, और क्लेम्ड इसका मेन वर्ब है। मिस्टर ट्रंप ने बार बार दावा किया है कि दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। क्लेम्ड किया है, क्या क्लेम किया है? द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाज ओपन, ये जो हॉर्मुज का जो रास्ता है, जल डमरू मध्य, ये खुला था। बट ट्रैफिक थ्रू द waterway through which 1/5 of the world's seaborne oil passed before the war, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो रास्ता है बट आया है, तो इधर विरोधाभास कहा जाएगा। एक तरफ ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने दावा किया है कि हार्मोज का रास्ता जो है खुल गया है, लेकिन वही का दूसरी तरफ ये बात रखी जा रही है कि ट्रैफिक, यातायात थ्रू द वाटरवे, इस रास्ते से जो होकर यातायात गुजरती है। 1/5 ऑफ द वर्ल्ड सी बॉर्न, दुनिया का 1/5 जो ट्रांसपोर्टेशन है इसी रास्ते से होकर गुजरता था। ऑयल पास बिफोर द वॉर, ये ऑयल जो है वो कब गुजरता था? वॉर के पहले गुजरता था। इज नोवेयर नियर इट्स प्री वॉर लेवल्स, जहाजों का आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया है। इस लाइन को फिर से समझते हैं। मिस्टर ट्रंप ने बार बार दावा किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुला है, लेकिन इस पानी के रास्ते से ट्रैफिक, यातायात, जिसमें युद्ध से पहले दुनिया का 5वां समुद्री तेल गुजरता था, युद्ध से पहले के लेवल के आसपास भी नहीं है। यानी कि युद्ध के बाद जो है इसमें जहाजों का गुजरना एकदम नामुमकिन हो गया है, इक्का दुक्का ही गुजर रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर। द वॉर हैज रेज्ड क्वेश्चन अबाउट अमेरिका's regional security strategy and its commitment to the security of its allies। अब इस युद्ध ने सवाल खड़ा कर दिया है। हैज रेज्ड, हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और रेज्ड यहाँ पे इसका मेन वर्ब है। सवाल खड़ा कर दिया है। रेज्ड व्हाट? क्वेश्चन अबाउट, किसके बारे में? अमेरिका रीजनल सिक्योरिटी, अमेरिका का जो रीजनल सुरक्षा रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, उसको लेकर ये सवाल खड़ा कर दिया है इसने। एंड ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, हैज अराइज्ड, खड़ा कर दिया है। एंड इट्स कमिटमेंट, और उसके कमिटमेंट को, उसके वचनबद्धता को, प्रतिबद्धता को लेकर, टू द, किसको लेकर? टू द सिक्योरिटी ऑफ इट्स अलाइज, इसके जो मित्र हैं या इसके जो अलाइज है, जिन जिन देशों के साथ, उसकी सुरक्षा को लेकर ये सवाल खड़ा कर दिया है। इट्स यहाँ पे क्या है? ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इट्स किसके लिए आए हैं? अमेरिका के रीजनल को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर। इसके वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। कमिटमेंट नाउन है, प्रतिबद्धता, वचनबद्धता, डेडिकेशन, ऑब्लिगेशन, इंडिफरेंस, नेग्लिजेंस,
नजरअंदाज करना यानी कि उसमें कमी आना, इंडिफरेंस उसमें अंतर आना, इनएबिलिटी लाइबिलिटी एडजेक्टिव है, देयता, बोझ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन, एसेट, एडवांटेज एक संपत्ति के रूप में, लाभ के रूप में, स्ट्राइकिंग वर्ब है प्रहार करना, मारना, हिटिंग, अटैकिंग, प्रोटेक्टिंग, स्पेयरिंग प्रोटेक्ट करना, सुरक्षित करना, छोड़ देना, माफ कर देना। सब्सटेंशियली यहाँ पे एडवर्ब है काफी हद तक, उल्लेखनीय रूप से, कंसिडरेबली, सिग्निफिकेंटली महत्वपूर्ण रूप से, स्लाइटली, मिनिमली बहुत ही सूक्ष्म रूप में, बहुत ही कम महत्वपूर्ण रूप से कह सकते हैं। स्ट्रेटेजिक यहाँ पे नाउन है, रणनीतिक, रणनीति संबंधी, टैक्टिकल, प्लानिंग ओरिएंटेड, हैफजर्ड, एमलेस, बेतरतीब, अव्यवस्थित। एमलेस का मतलब मुद्दा विहीन कह सकते हैं, लक्ष्य विहीन कह सकते हैं। ग्रास्प वर्ब है यहाँ पे, समझाना, पकड़ लेना, कॉम्प्रिहेंड, रिसीव, मिस अंडरस्टैंड, इग्नोर, गलतफहमी, नजरअंदाज कर देना। रीअश्योरिंग यहाँ पे वर्ब है, आश्वस्त करने वाला, दिलासा देने वाला। हालांकि एज एडवर्ब एडजेक्टिव यहाँ पे यूज हो रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे द अलाइज की बात की जा रहा है और उसके बाद रीअश्योरिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का वर्ब प्लस आईएनजी। कंफर्टिंग, कंसोलिंग, अलार्मिंग, अनसेटलिंग। अलार्मिंग का मतलब दरार देने वाला, असंतोषजनक, अनसेटल जो व्यवस्थित ना हो पाए। दीज आर एंटोनिम्स, आप समझते हैं। ओवर द ईयर्स द यूएस हैड बिल्ट मिलिट्री बेसिस अक्रॉस द पर्शियन गल्फ। पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने मिलिट्री बेसिस बनाए हैं। अक्रॉस का मतलब चारों तरफ प्रपोजिशन है, द पर्शियन गल्फ, पर्शियन जो गल्फ है, खाड़ी है, उसके चारों तरफ उसने क्या है अलग अलग जगहों पे अपने क्या है मिलिट्री बेसिस बनाए हैं। सालों से वो करता आ रहा है। हाउएवर फिर भी ये कॉन्ट्रास्ट को दिखा रहा है, ये एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है। तेहरान हैज टर्न दिस बेसिस इनटू अ लायबिलिटी बाय रिपीटेडली स्ट्राइकिंग देम एंड देयर लॉस्ट कंट्रीज, देयर होस्ट कंट्रीज। तेहरान ने इसको बदल दिया है, हैज टर्न, हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, टर्न यहाँ पे मेन वर्ब है। दीज बेसिस, इन बेसिस को, बेसिस यहाँ पे नाउन है, दीज यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है जो कि पॉइंट आउट कर रहा है। तेहरान ने इसको बदल दिया है इन बेसिस को, किसमें, इनटू यहाँ पे प्रपोजिशन है, अ लायबिलिटी, एक बोझ की तरह। ये जो बेसिस हैं ये यूएस के लिए एक बोझ की तरह बन गई है। बाय कैसे, रिपीटेडली, लगातार, स्ट्राइक करते हुए, हमला करते हुए। रिपीटेडली यहाँ पे एडवर्ब है, स्ट्राइकिंग वर्ब है, हमला करते हुए। देम यानी कि देम किसके लिए आया है, ये दीज बेसिस के लिए आया है। एंड देयर होस्ट कंट्रीज, और वो देश जो उनकी मदद कर रहे थे, जो उनके साथ हैं, उन कंट्री पे भी उसने लगातार हमला कर दिया है। और इसको क्या है, इन सारे बेसिस को एक बोझ की तरह बना दिया है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। एट लीस्ट 15 अमेरिकन बेसिस इंक्लूडिंग द फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर्स इन बहरान आर ईदर डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड। तो इसको समझिए, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, ये एडवर्बियल है, एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। 15 अमेरिकन बेसिस जो हैं इंक्लूडिंग द फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर्स, इसमें शामिल कौन है, पांचवा जो फ्लीट हेडक्वार्टर्स है इन बहरान, बहरान में, आर ईदर डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड, या तो इसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है या पूरी तरीके से इसको क्या है क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। ये दोनों बातें कही जा रही है। तो इससे ये पता चल रहा है कि अमेरिका को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। which has substantially reduced the US's strategy presence, which यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, हैज, इसका हैज किसके लिए आया है, ये बात की जा रही है अमेरिका के लिए। हैज सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड, ये एडवर्ब है जो काफी हद तक रिड्यूस्ड, कमी हो गई है, इसका ये मेन वर्ब है। रिड्यूस्ड हैज हेल्पिंग वर्ब है। द यूएसएस स्ट्रेटेजी प्रेजेंस, यूएस की जो रणनीति है उसके प्रेजेंस को, उसकी अनुपस्थिति को उसने क्या बहुत कम कर दिया है, बहुत प्रभावित किया है। बट फिर से यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है, बट कंजंक्शन है जो कि इसके विपरीत बात को कहेगा। बट मिस्टर ट्रम्प डज नॉट सीम टू ग्रास्प द सीरियसनेस ऑफ दिस सिचुएशन, लेकिन लगता नहीं है कि ये जो मिस्टर ट्रम्प है वो क्या है, ग्रास्प, समझना चाहते हैं किसको, इस किसके ऊपर, द सीरियसनेस के, ये जो चिंताजनक जो बात, गंभीरता है, उसको वो सही से नहीं लेना चाह रहे हैं, ऑफ द सिचुएशन, इस अवस्था के को लेकर।
तो इसको, इस लाइन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। बहरीन में हेडक्वार्टर समेत कम से कम 15 अमेरिकी बेस या तो डैमेज हो गए हैं या खत्म हो गए हैं, जिसमें यूएस की स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को या रणनीतिक उपस्थिति को काफी कम हो गई, उसको प्रभावित किया है। लेकिन मिस्टर ट्रम्प को स्थिति की गंभीरता समझ में नहीं आ रही है। राइट, ऐसा नहीं लगता है, सीम का मतलब प्रतीत होना, कि वो इसकी गंभीरता को लेके सीरियस है। इंस्टेड ऑफ, ये प्रपोजिशन है, इसके बजाय रियश्योरिंग द एलाइज, यानी कि वो अपने अलाइज को, यानी दूसरे देश के साथ जो उनकी संधि है उसको रियश्योर, सुनिश्चित करने के बजाय ही इज नाउ थ्रेटनिंग टू बॉम्ब them because they are not able to deliver on his push for a peace saving deal with Iran। अपने संधि को बचाने के, सुनिश्चित करने के बजाय वो उनको धमकी दे रहे हैं। He is now, now क्या है, वर्ब को है, एक एडवर्ब है, ये टाइम को दिखा रहा है। वह अब धमकी दे रहे हैं, थ्रेटनिंग टू बॉम्ब, किस चीज का, बॉम्बिंग करने का। देम किसके लिए है, एलाइज के लिए, अपने मित्र राष्ट्रों के साथ जिनका उनका संधि, उनको धमकी दे रहे हैं कि तुम पर बमबारी करेंगे, तुम पर आक्रमण करूंगा। बिकॉज, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू डिलीवर, क्योंकि वे सक्षम नहीं है। दे किसके लिए आया यहाँ पे, एज ए सब्जेक्ट है, ये एलाइज के लिए आया है। वो सक्षम नहीं है किस चीज के लिए, टू डिलीवर, पहुंचाने के लिए, ऑन हिज पुश, उनकी जो प्रभाव है, फॉर अ फेस सेविंग डील विद ईरान, ईरान के साथ जो एक इज्जत बचाने वाली जो बात है, उसमें ये सारे जो एलाइज हैं, ये जो देश है, उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, एक सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप उनको धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम पर भी आक्रमण कर दूंगा। आई होप इट इज क्लियर। फ्रॉम वन डे ऑफ द वॉर दिस his threats and rhetoric did little advance America's strategy, goals और deter Iran। तो ये कहा जा रहा है from day one of the war, युद्ध के पहले ही दिन से, फ्रॉम यहाँ पे प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन स्टार्ट हो या प्रोफेशनल फ्रेज है, युद्ध के पहले ही दिन से हिज थ्रेट्स, उनकी धमकियां, और रेटोरिक डिड लिटिल एडवांस अमेरिका स्ट्रेटजीज, यानी कि उनके धमकियों ने और उनके भाषणबाजी ने बहुत ही कम किया है। डिड लिटिल, लिटिल यहाँ पे डिटर्मिनर, बहुत ही कम असर दिखाया है, टू एडवांस अमेरिका स्ट्रेटजीज, किसके लिए, अमेरिका की जो स्ट्रेटेजी है, रणनीति को एडवांस करने के लिए और ज्यादा करने के लिए उनकी जो धमकियां हैं और भाषणबाजियां जो हैं, इस पर कोई प्रभाव डाल नहीं पाई हैं। गोल्स और डिटर ईरान, उनके जो स्ट्रेटेजिक गोल है, वो जो उन्होंने जो लक्ष्य बनाया है, या ईरान को रोकने के लिए, हतोत्साहित करने के लिए, इन सारी धमकियों ने उस पर कोई असर नहीं डाला है। बट कॉन्ट्रास्ट है, विरोधाभास को कहेगा, यानी कि एक तरफ अच्छी बात है तो इधर नेगेटिव बात भी कही जाएगी। बट मिस्टर ट्रम्प स्टक डीप इन पर्शियन सैंड्स, लेकिन अब मिस्टर ट्रम्प की हालत ऐसी है, इधर कुआं इधर खाई, वो इस पर्शियन सैंड्स में, पर्शिया की रेत में पूरी तरीके से फंस गया है। स्टक यहाँ मतलब V2 है, मेन वर्ब है, स्टक डीप, डीप यहाँ पे एडवर्ब है, पूरी तरीके से फंस जाना। पर्शिया के रेतों में पूरी तरीके से फंस गए हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं। अपीयर्स अनेबल टू चेंज ट्रैक, अब ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो इस चांस को नहीं ले पा रहे हैं, इस चांस को नहीं कर पाएंगे, इसमें कोई टैक नहीं ले पाएंगे। एक बार फिर से समझते हैं। युद्ध के पहले ही दिन से ही उसकी धमकियों, उसकी यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की बात की है, धमकियों और बयानबाजी ने अमेरिका के स्ट्रेटेजिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने या ईरान को रोकने में कोई खास मदद नहीं की। लेकिन मिस्टर ट्रंप जो फारस की रेत में गहरे फंसे हुए हैं, पूरी तरीके से फंस चुके हैं अपने ही जाल में, स्ट्रेटेजी में, अपना तरीका बदलने में नाकाम लगते हैं। वो नहीं चाहते हैं, अपीयर्स ये वर्ब है, किसके लिए है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए। अनेबल टू, ये अयोग्यता को दिखा रहा है। टू चेंज, किस चीज के लिए, चेंज बदलने में, अपने टैक्टिक्स को, अपने इरादे को कह सकते हैं, तरीकों को बदलने में असक्षम है। वेदर ही एक्नॉलेजेस America's growing limitation in West Asia or not, countries in the region confront a new strategic reality। तो कहा जा रहा है, वेदर यहाँ पे कंजंक्शन है, वेदर के साथ अक्सर और का यूज होता है, आप देख सकते हैं, वेदर और, चाहे या ना चाहे, इस तरीके से। पहले इसको समझ लेते हैं। चाहे वह पश्चिम एशिया में अमेरिका की बढ़ती सीमाओं को माने या नहीं, या ना माने,
सो ही एक्नॉलेजेस का मतलब है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। वेदर ही एक्सेप्ट अमेरिका ग्रोइंग लिमिटेशन, अमेरिका की बढ़ती हुई जो लिमिटेशंस हैं, यानी कि सीमाएं, प्रतिबंध जिसको कह सकते हैं, इन द वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया और नॉर्थ कंट्रीज इन द रीजन कैन नॉट अ न्यू स्ट्रेटेजिक रियलिटी, इस इलाके के देश एक नई स्ट्रेटेजिक सच्चाई का सामना कर रहे हैं। तो देश, बहुत सारे जो देशों की बात की जाए, कंट्रीज इन द रीजन, इस रीजन में जितने भी कंट्री हैं कन्फ्रंट, वो सामना कर रहे हैं अ न्यू स्ट्रेटेजिक रियलिटी का, एक नई रणनीति की जो सच्चाई है उसका वो सामना कर रहे हैं। ये किसके कारण हो रहा है? डोनाल्ड ट्रंप के कारण। इसके वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। रेटोरिक ये एडजेक्टिव है, भाषणबाजी ये एडजेक्टिव नहीं नाउन है, रेटोरिक नाउन है, भाषणबाजी वक्तव्य जिसको कहते हैं, ऑडिटरी एलोक्वेंस, साइलेंस रेस्ट्रेंट चुप्पे जिसको कह सकते हैं, संयम नियंत्रण, डिटर वर्ब है रोकना, प्रोत्साहित हतोत्साहित करना, डिस्करेज डिस्यूड, इनकरेज प्रमोट प्रोत्साहित करना, लिमिटेशंस नाउन है सीमाएं प्रतिबंध, कॉन्स्ट्रेंट्स रिस्ट्रिक्शंस, फ्रीडम एक्सपेंशन आजादी, विस्तार जिसको कह सकते हैं, आर्किटेक्चर नाउन है संरचना, स्थापन्य जिसको कह सकते हैं, स्ट्रक्चर डिजाइन, डिसअरे डिसऑर्डर अव्यवस्था, उधेड़-बुन, दीज आर एंटोनिम्स, स्टेबिलिटी ये नाउन है, स्थिरता स्थायित्व, स्टीडीनेस फर्मनेस, एक्सपोजर वल्नरेबिलिटी, भेद्यता आलोचनीयता जिसको कहते हैं, अम्ब्रेला ये नाउन है, इसका एक मतलब छाता और एक मतलब संरक्षण हुआ, तो इसका यहाँ पे मतलब संरक्षण होगा। कैनोपाई कवर, वीकनेस इंसेटेबिलिटी, तो वीकनेस का मतलब कमजोरी और अस्थायित्व को दिखाता है, जो स्थिर न हो। फाउंडेशन नाउन है, आधार नींव, बेसिस ग्राउंड वर्क, सुपरस्ट्रक्चर सरफेस, सुपरस्ट्रक्चर का मतलब अधिरचना, ऊपरी ढांचा, भवन, सरफेस मतलब ऊपरी सतह जिसको कह सकते हैं, सतह सिंपली। दीज आर एंटोनिम्स, आगे समझते हैं। द फाउंडेशन ऑफ द ओल्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर हैव बीन शेकन, तो ये जो फाउंडेशन है, एक आधारभूत ढांचा है, एक पुरानी सिक्योरिटी का, एक सुरक्षा का, हैव बीन शेकन हिला दिया गया, ये पैसिव वॉइस में है, हैज बीन शेकन, शेकन यहाँ पे V3 मेन वर्ब है, पूरी तरीके से हिल चुका है, हिला दिया गया है। इन देयर आवर ऑफ नीड अमेरिका अमेरिकन बेसेस हैव टर्न आउट टू बी अ लायबिलिटी, उनके जरूरत के समय अमेरिकन बेसेस हैव टर्न्ड, अमेरिका के जो बेसेस हैं हैव टर्न्ड ये बदल गए हैं, ought to be a liability एक बोझ के रूप में, एक लाइबिलिटी के रूप में बदल गए हैं। क्यों? क्योंकि ये अमेरिका का साथ नहीं दे पा रहे हैं, ये सारे बेसेस जो हैं, मिलिट्री बेसेस की बात की जा रही है। दे शुड ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट द डिकेड्स ओल्ड पॉलिसी ऑफ कंटेनिंग ईरान हैज फेल्ड, उनको ये ध्यान देना चाहिए, रिकॉग्नाइज समझना चाहिए। दे किसके लिए आया है? उन सारे देशों की बात की जा रही है, एलाइज की बात की जा रही है। शुड यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑल्सो यहाँ पे एडवर्ब है, रिकॉग्नाइज यहाँ पे इसका मेन वर्ब है। ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए दैट कि द डिकेड्स ओल्ड पॉलिसी ऑफ कंटेनिंग ईरान हैज फेल्ड, यानी कि दशकों पुरानी जो नीति थी ऑफ कंटेनिंग ईरान, जो ईरान को बांध के रख रही थी, वो फेल हो गई है, विफल हो गई है। टू इंश्योर 2+V1 से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है इन्फिनेटिव, their own security and regional stability, the Persian Gulf countries need to look beyond the American security umbrella and lay the foundation for a new regional order shaped by a cold peace between the Arab states and Iran. इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए, टू इंश्योर देयर ओन सिक्योरिटी, अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, एंड रीजनल स्टेबिलिटी, और क्षेत्रीय रीजनल अस्थायित्व को बनाने के लिए, स्थिरता को बनाने के लिए, द पर्शियन गल्फ कंट्रीज नीड टू लुक बियॉन्ड द अमेरिकन सिक्योरिटी, तो पर्शियन गल्फ कंट्री जो है, यानी पर्शियन कंट्री जितने भी हैं गल्फ कंट्रीज, उनको जरूरत है किस चीज की? टू लुक 2+V1 देखना, के बाहर बियॉन्ड उसके ऊपर भी देखने की जरूरत है, किसके ऊपर? द अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला, जो अमेरिकन सुरक्षा, जो एक संरक्षण है अमेरिका का, उससे ऊपर देखने की जरूरत है। एंड ले यहाँ पे वर्ब है,
मीन द फाउंडेशन फॉर अ न्यू रीजनल ऑर्डर। और उनको बनाने की जरूरत है क्या? एक फाउंडेशन, एक कह सकते हैं नींव बनाने की जरूरत है, एक फॉर अ न्यू रीजनल ऑर्डर, एक नई व्यवस्था के लिए, क्षेत्रीय व्यवस्था के लिए, सेव्ड बाय कोल्ड पीस बिटवीन द अरब अरब स्टेट्स एंड ईरान, जो कि सेव्ड करेगा एक कोल्ड पीस को, एक शांति को, बिटवीन किसके किसके बीच में? ना बिटवीन यहाँ पे प्रपोजिशन है, किसके किसके बीच में? अरब कंट्री, अरब के जो स्टेट्स हैं और ईरान के बीच में क्या है? एक स्थापित भी करेगा एक शांति, सौहार्दपूर्ण शांतिपूर्ण व्यवस्था को यहाँ पे वो सेव करेगा, बनाएगा। इसको एक बार फिर से समझते हैं। जरूरत के समय में अमेरिकी बेस एक बोझ बन गए हैं। इन्हें यह भी मानना चाहिए कि ईरान को रोकने की दशकों पुरानी पॉलिसी फेल हो गई है। अपनी सिक्योरिटी यानी सुरक्षा और इलाके की स्थिरता पक्की करने के लिए फारस की खाड़ी के देशों को अमेरिकी सिक्योरिटी सुरक्षा के दायरे से बाहर देखने और अरब देशों और ईरान के बीच ठंडी शांति से बने एक नए इलाके के ऑर्डर यानी व्यवस्था की नींव रखने की जरूरत है। तो कहा जा रहा है कि जो फारस के जो कंट्रीज हैं उसको अब जरूरत है कि अमेरिकी संरक्षण को छोड़कर ईरान के साथ एक संधि करे और एक बहुत ही ठंडे शांति रूप से एक नए इलाके को, व्यवस्थाओं को की नींव की शुरुआत करे, जो कि जरूरी है। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में एक और एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।